अनुशीलन चैनल के इस मंच पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज का हमारा विषय होगा पाश्चात्य और भारतीय दार्शनिक प्रणालियों में अथवा पाश्चात्य और भारतीय दार्शनिक परंपरा में मौलिक अंतर क्या है। हमें अपनी संस्कृत, दर्शन और परंपरा पर गर्व होना चाहिए, ये बात सत्य है। किंतु जब तक हमें दूसरी परंपराओं का, दूसरी संस्कृतियों का, दूसरे देश के दर्शन का बोध नहीं होगा, तब तक हमारी भारतीयता की पहचान भी अधूरी ही रहेगी। इसलिए ये आवश्यक है कि हम विशेष रूप से दर्शन शास्त्र के उन विद्यार्थियों के लिए जो रिसर्च कर रहे हैं या जो IAS की या अन्य प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, ख़ासतौर से पाश्चात्य दर्शन में कुछ लोगों ने ये जिज्ञासा व्यक्त किया था कि पाश्चात्य दर्शन पर कुछ दार्शनिक विमर्श की अपेक्षा है। आज हम इसलिए सबसे पहले ये अवगत कराना चाहेंगे कि भारतीय और पाश्चात्य दार्शनिक विचारधाराओं में मूलतः प्रणालीगत अंतर क्या है, उनकी सोच में, उनकी दृष्टि में अंतर क्या है। आप ये समझ रहे हैं कि फिलॉसफी का अनुवाद हिंदी में दर्शन शास्त्र के रूप में किया जाता है। फिलॉसफी शब्द फिलोस और सोफिया, इन दो ग्रीक शब्दों से बना है। यानी इनकी जो इटीमोलॉजिकल मीनिंग है, इनका जो उत्पत्ति मूलक अर्थ है, फिलास प्लस सोफिया, दर्शन अर्थात फिलास मीन्स लव और सोफिया मीन्स विजडम या नॉलेज। लव फॉर विजडम, लव फॉर नॉलेज, ज्ञान के प्रति श्रद्धा, अनुराग या प्रेम को पश्चिम में फिलॉसफी कहा गया। यह इनका उत्पत्ति मूलक अर्थ है और ग्रीक भाषा के शब्द हैं फिलास और सोफिया। इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी में, भारतीय भाषा में दर्शन के रूप में, दर्शन शास्त्र के रूप में किया जाता है। आप जानते हैं कि दर्शन दृश्य शास्त्र, दृश्य धातु से है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए वो दर्शन है। यहाँ देखा जाना शब्द का प्रयोग साधारण अर्थ में नहीं है। यहाँ दर्शन से तात्पर्य है सम्यक दर्शन, तत्व साक्षात्कार, अनुभूति, इसे दर्शन कहा गया। भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही दार्शनिक परंपराओं में जिज्ञासा दर्शन की उत्पत्ति का, दर्शन शास्त्रीय चिंतन का मूल आधार अवश्य रहा है, किंतु दृष्टि अलग अलग है। पश्चिम में ये जिज्ञासा है ब्रह्मांड की सत्ता कहाँ से आई, ब्रह्मांड का स्वरूप क्या है, जिसके अंतर्गत तारामंडल, नक्षत्र, ग्रह, उनकी परिक्रमा, यानी सृष्टि के रहस्यों का बोध, सृष्टि के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा, यह पश्चिम के दर्शन को प्रेरित करती है और वह इन समस्याओं पर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, ये कहेंगे समालोचनात्मक चिंतन करते हैं। भारतीय परंपरा में भी जिज्ञासा की बात तो आती है, लेकिन किस बात की जिज्ञासा है? जिज्ञासा है दुखों को समूल नष्ट करने,
महाकवि कालिदास की मेघदूत में एक बड़ी सुंदर पंक्ति है कि हमारे जीवन में ना तो एकांतिक रूप से दुख होता है और न एकांतिक रूप से सुख होता है। सुख और दुख ये दोनों आते जाते रहते हैं। कस्यात्यंतम सुखमुपनतम दुख में कांततो वा नीचैर गच्छतु परिचय दशा चक्र ने विक्रमेण। भाव ये है कि दुख और सुख रथ के पहिए की तरह के नेम की तरह, जैसे रथ का नेम ऊपर आती है नीचे जाती है, ऊपर आती है जाती है, वैसे ही जीवन में कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ये परंपरा, ये परिवर्तन चलता रहता है। इसलिए लौकिक जीवन में भारतीय दार्शनिक मानते हैं लौकिक जीवन में हमें दुख की अवस्था में बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब परिवर्तनशील है। दुख का समय बदल जाता है, लेकिन जो सुखी है, राज सत्ता का सुख भोग रहे हैं, उनको भी संतुलित रहना चाहिए, क्योंकि ये राज सत्ता, ये सुख, ये आनंद हमेशा नहीं रहता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता है। इसी प्रकार अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं, भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, अनेक प्रकार के दुख हैं। जैसे भारतीय दार्शनिकों ने 3 वर्गों में बांटा है। दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु। हम दर्शन की जिज्ञासा क्यों करते हैं? ये जीवन में दुख बार बार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, इसलिए हमारे दार्शनिक, हमारे ऋषि उस तत्व का साक्षात्कार करना चाहते हैं, उस सत्य की खोज करना चाहते हैं, जिससे दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए। संक्षेप में हम सामान्य विद्यार्थियों के लिए कहते हैं कि हम ऐसे सत्य को खोज रहे हैं, ऐसे तत्व का साक्षात करना चाहते हैं, जिसे तुलसीदास जी ने कहा है कि जय ही जानत जग जाय हेराई, जागत यथा सपन भ्रम जाए। दर्शन उस सत्य का, उस तत्व का साक्षात्कार है, जिसके साक्षात्कार हो जाने पर इस संसार के सुख और दुख हमारे लिए महत्वहीन, अर्थहीन हो जाते हैं। तो भारतीय दर्शन की जिज्ञासा दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, यानी एब्सोल्यूट सेसेशन ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मिजरीज ऑफ लाइफ, जीवन के समस्त दुखों का समूल नाश, ये भारतीय दर्शन की जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा का लक्ष्य है। और ज्ञान की बात पश्चिम का दार्शनिक भी करता है, फिलॉसफी, लव फॉर विजडम, हम भी करते हैं। हम भी मतलब हमारी परंपरा में भी, भारतीय परंपरा में भी है। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। सांख्य के एक आचार्य हैं पंचशिख, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है, एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम। केवल एक ही फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी है ज्ञान। किस बात का ज्ञान? पुरुष और प्रकृति के विभेद का ज्ञान, पुरुष और प्रकृति का विवेक, जिससे कैवल्य की प्राप्ति हो सके। और कैवल्य दुख निवारण है। इसलिए हमारे दर्शन में, भारतीय परंपराओं में, चाहे वो आस्तिक हों चाहे नास्तिक हों, एक्सेप्ट चारवाकों को छोड़कर, किसी न किसी रूप में हर एक दर्शन का अंतिम लक्ष्य दुखों का आत्यंतिक निरसन और तत्व साक्षात्कार है। तो एक अंतर भारतीय उपाचार दर्शन की सोच में यह है कि पश्चिम का दार्शनिक प्रकृतिवादी है। वो प्रकृतिवादी का तात्पर्य कदापि नहीं है कि उनमें अंतर्मुखी चिंतन नहीं है या कि वो आध्यात्मिक नहीं है। केवल यह है कि उन्होंने प्राकृतिक जगत की खोज से शुरू किया और प्राकृतिक जगत की कभी उपेक्षा नहीं किया। वो इस संसार को दुख में भी नहीं माने कभी। लाइबनीज तो यहाँ तक कहता है कि दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड। ईश्वर जिस प्रकार के संसार की रचना कर सकते थे, उसमें सर्वोत्तम जगत है। यही बात ब्रैडले भी कहते हैं, संसार में कहीं दुख नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कहा सर्वम दुखम, पहला आर्य सत्य है। उन्होंने कहा कहीं दुख नहीं है। जो लोग सर्वम दुखम की बात करते हैं वो अतिशय भोगवादी है। दुख का तात्पर्य है अल्पतम सुख, अंधकार का तात्पर्य है अल्प प्रकाश, कम प्रकाश।
कुरूपता का अर्थ है कम सुंदरता, दुख, कुरूपता, निराशा, अंधकार, यह प्राकृतिक जगत में रहेगा और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग अत्यंत भोगवादी हैं, अतिशय सुखवादी हैं, वो संसार को दुख में मानते हैं। इस प्रकार से पाश्चात्य दार्शनिक संसार को सर्वोत्तम जगत मानते हैं। ईश्वर इससे बढ़िया संसार बना नहीं सकता था। ये उनका आशावादी दृष्टिकोण अवश्य है, किंतु ये कहना कि भारतीय दर्शन निराशावादी है, एक प्रकार की नासमझी होगी, क्योंकि भारतीय दार्शनिक यथार्थ जीवन की उपेक्षा नहीं करते हैं, केवल ये कहते हैं कि यथार्थ जीवन अंतिम सत्य नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ जो ज्ञान है उसको दो भागों में बांटा गया। एक तो कहा गया पराविद्या और दूसरा अपराविद्या। पराविद्या के अंतर्गत पारमार्थिक चिंतन, परम श्रेय की खोज की गई, आत्मज्ञान की खोज की गई, तत्व ज्ञान की खोज की गई, तत्व साक्षात्कार। और अपरा विद्या के अंतर्गत लौकिक जगत की जो विद्याएं हैं, जैसे कौटिल्य को देखें आप, तो कौटिल्य ने 4 प्रकार के शास्त्रों को उल्लेख किया। पहला आन्वीक्षिकी। आन्वीक्षी है यही तार्किक चिंतन, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, जिसके द्वारा हम मूल्यांकन हो सके, दर्शन शास्त्र आप उसको कह सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा त्रयी। त्रयी के अंतर्गत प्रस्थान त्रयी आता है। प्रस्थान त्रयी में आप जानते हैं वेदांत या उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता, ये 3 प्रस्थान त्रयी हैं। ये पराविद्या है, योग विद्या है, ब्रह्म विद्या, ये हमारे परम श्रेष्ठ संबंधित है। और तीसरा है वार्ता। वार्ता के अंदर कृषि, एग्रीकल्चर, पशुपालन और व्यापार आता है। और चौथा है दंड नीति। दंड नीति है रूल ऑफ लॉ, जिसके अंदर कानून, विधि शास्त्र और राजनीति शास्त्र आता है। तो हमारी परंपरा में भी लौकिक जगत और पारमार्थिक जगत, अभ्युदय और निःश्रेयस, दोनों को सम्मिलित किया गया है। केवल अंतर यह है कि दोनों में एक भेद किया गया कि ये लौकिक जगत है, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं, इसके परे भी कुछ है। पश्चिम के लोगों ने ऐसा सोचा, ऐसा नहीं है। आगे चलकर प्लेटो को देखेंगे, स्पिनोजा को देखेंगे, कांट, ब्रैडले, हेगल, उनमें भी बातें हैं, लेकिन केवल यह है कि उनका दृष्टिकोण सदैव प्रकृतिवादी होते हुए प्रकृति के अतिक्रमण की बात करता है, और वो लौकिक जगत को द बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड मानते हैं, सर्वोत्तम संसार मानते हैं। तो एक अंतर हमने ये किया। दूसरी बात जो पश्चिमी दर्शन, खासतौर से यूरोपीय दर्शन, अमेरिकी दर्शन के संदर्भ में है, वो यह कि पाश्चात्य दर्शन का जो दृष्टिकोण है वो विश्लेषणात्मक है। उनकी पद्धत प्लेटो के बाद में विश्लेषणात्मक पद्धति को अपनाते हैं। थेलीस से लेकर प्लेटो तक वहाँ भी ज्ञान विज्ञान की विधाओं का कोई अलगाव नहीं मिलता, क्योंकि ये कहा जाता है कि प्लेटो से परिपक्व दर्शन का प्रारंभ होता है। और अरस्तु के समय में उन्होंने मेटाफिजिक्स की बात किया और फिजिक्स को प्राकृतिक जगत की, लौकिक जगत की विधाओं को अलग कर दिया। तो वहाँ तत्वशास्त्र, मेटाफिजिक्स और ये लौकिक जगत के विषय जो हैं, वहाँ पर अरस्तु में अलगाव होता है। इसलिए कहा जाता है अरस्तु से फिलॉसफी और विज्ञान का अलगाव शुरू होता है। अरस्तु के समय से विज्ञान प्रारंभ होता है और प्लेटो के समय से दर्शन प्रारंभ होता है। पहले सारी विधाएं दर्शन के अंतर्गत पश्चिम में भी थीं। भारत में इन विधाओं में अंतर प्रारंभ से ही कर दिया गया, लौकिक और पारमार्थिक, पराविद्या अपराविद्या का भेद। इसलिए भारतीय दर्शन में एक प्रकार की ओवरलैपिंग है, अतिव्यापन। जैसे भारत में दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र और इसी प्रकार तर्कशास्त्र और प्रमाण मीमांसा, प्रत्यक्ष और
साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन, तर्कशास्त्र में आगमन और निगमन, ये दोनों ही विधाएं पश्चिम में अलग अलग हैं, लेकिन भारत में दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं। पश्चिम में आप देखेंगे वहाँ इंडक्शन, डिडक्शन, मेटाफिजिक्स, पश्चिम के दर्शन में इसलिए कोई एक रूपता दर्शन के बारे में एक कोई निश्चित परिभाषा नहीं हो सकी। अरस्तु के समय में दर्शन तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स है। डेकार्ट से लेकर कांट तक इपिस्टेमोलॉजी के रूप में दर्शन पर ज़्यादा बल दिया गया, यद्यपि मेटाफिजिक्स भी है। कांट ने तो यहाँ तक कह दिया कि दर्शन केवल ज्ञान मीमांसा के रूप में ही संभव है, तत्व मीमांसा हमारे लिए परमार्थ अज्ञेय है। तो पश्चिम में मेटाफिजिक्स, इपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा, लॉजिक में भी इंडक्शन, डिडक्शन, साइकोलॉजी, इथिक्स, एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र, ज्ञान की, दर्शन की ये सारी विधाएं अलग अलग हैं। इसलिए पश्चिम की दृष्टि विश्लेषणवादी है और भारतीय परंपरा में हमारा दृष्टिकोण समन्वयवादी और संश्लेषणवादी है। आप देखेंगे यहाँ धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र एक दूसरे से अलग नहीं है, क्योंकि सबका मूल स्थान प्रस्थांत रही है, मूल स्रोत प्रस्थांत रही है। यहाँ प्रमाण मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तर्कशास्त्र, भाषा मीमांसा, अन्वयता विधानवाद, अभिता अन्वयवाद, तात्पर्यवाद, धर्मशास्त्र, तत्वशास्त्र, ज्ञान शास्त्र, जितनी दर्शन की विधाएं हैं उनमें अति व्यापन है, ओवरलैपिंग है। आपको तर्क बुद्धि से ये देखना पड़ेगा कौन सा धर्म का क्षेत्र है, कौन सा दर्शन का तर्क का क्षेत्र है। तो हमारे यहाँ दर्शन और धर्म या सारे ज्ञान की दर्शन की विधाएं अभियोज्य, इनसे परिपूर्ण है। ये भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है, विविधता में एकता, यूनिटी इन प्लूरलिटी या यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रभाव है। भारतीय संस्कृति विशेषता दर्शन भी उपलक्षित होती है, दर्शन शास्त्र में भी है कि अनेक विधाएं हैं लेकिन सब में एक रूपता है। पश्चिम की जो विश्लेषणात्मक पद्धति है वह मुझे उपयोगी प्रतीत होती है सारी विधाओं को एक करने में। अच्छा, विश्लेषण से क्लैरिटी आती है, इसलिए उनका विश्लेषणात्मक चिंतन, एनालिटिकल मेथड, इसका प्रयोग अनेक भारतीय दार्शनिकों ने भी किया है। ऐसा नहीं कि हमारी परंपरा में विश्लेषण नहीं है। आप वैशेषिक में देखेंगे तो पदार्थ का विश्लेषण है, पदार्थ मीमांसा। नैयायिकों में भी देखेंगे, मीमांसा में वाक्यार्थ विमर्श है, और वैज्ञानिक चिंतन सांख्य में भी पुरुष प्रकृति का अलगाव है, न्याय है, वैशेषिक है, चारवाक हैं। किंतु भारत में जो विशेष प्रभावशाली संप्रदाय रहे वो वेदांत और बौद्ध, ये दो बड़े प्रबल संप्रदाय रहे। इनकी वैराग्यवादी कार्यशैली और आध्यात्मवादी चिंतन के समक्ष सारी विधाएं हैं तो, लेकिन उतनी प्रभावी नहीं हो सकी। यानी बौद्धों और वेदांतियों का इतना व्यापक प्रभाव रहा कि अन्य विचारधारा यहाँ दब गई और वैज्ञानिकता भी उनमें थी, विश्लेषण की प्रवृत्ति भी थी, लेकिन उन सब में भी मूलतः झुकाव संश्लेषण था। सबको समन्वय लेकर सब एक साथ ही चलते हैं। जैसे हम न्याय में देखेंगे वहाँ लॉजिक और प्रमाण मीमांसा, इपिस्टेमोलॉजी दोनों एक साथ है। अनुमान, इन्फरेंस को लॉजिक में भी देखेंगे आप, और प्रमाण के अंतर्गत भी, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत भी देखेंगे। तो विश्लेषणात्मकता, अतिव्यापन, ये दो विशेषताएं दोनों को अलग करती है। संश्लेषणात्मक भारतीय दर्शन, विश्लेषणात्मक पाश्चात्य दर्शन, वहाँ पर सारी विधाएं अलग अलग हैं पश्चिम में, और भारत में उनको वो अभियोज्य हैं, उनको तर्क बुद्धि से विश्लेषण करके अलग करना पड़ता है। एक ही अन्य बिंदु पर और बताना चाहेंगे ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से।
नॉलेज का अनुवाद हिंदी में ज्ञान किया जाता है, किंतु नॉलेज का अनुवाद साधारण अर्थों में ज्ञान करना तो ठीक है, लेकिन प्रमाण मीमांसा की दृष्टि से नॉलेज का अनुवाद प्रमा के रूप में होना चाहिए, क्योंकि भारतीय परंपरा में ज्ञान सत्य और असत्य दोनों वर्गों में बांटा गया है। ज्ञान का वर्गीकरण प्रमा के रूप में है। जो ज्ञान प्रमा कहा जाता है वो सत्य ज्ञान है, प्रामाणिक ज्ञान है, और जो ज्ञान असत्य होता है, भ्रामक होता है, उसे अप्रमा कहते हैं। तो सत्य और असत्य ज्ञान का भेद भारतीय दर्शन में है। इस दृश्य से नॉलेज का ट्रांसलेशन हिंदी में या संस्कृत में प्रमा के रूप में करना पारिभाषिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से ठीक होगा। क्यों? प्रमा मीन्स ट्रू नॉलेज, वैलिड नॉलेज। ऐसा मानने वाले हमारे अनेक पश्चिमी दर्शन से प्रभावित भारत के मनीषी हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम ये बताना चाहेंगे दोनों के अलगाव में कि पाश्चात्य दर्शन व्यष्टिगत चिंतन पर ज़्यादा बल देता है। वहाँ पर जो दार्शनिक संप्रदाय हैं, एक ही दार्शनिक परंपरा के अंतर्गत विभिन्न दार्शनिक एक दूसरे का खंडन मंडन करते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि सोफिस्टों का खंडन सुकरात ने किया, प्लेटो का खंडन अरस्तु ने किया, और इधर चले हमें मॉडर्न पीरियड में तो डेकार्ट का खंडन स्पिनोजा करते हैं। डेकार्ट और स्पिनोजा दोनों खंडन लाइबनीज करते हैं, जबकि ये तीनों बुद्धिवादी हैं। डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनीज तीनों बुद्धिवादी हैं। तीनों डेकार्ट की दार्शनिक प्रणाली को स्वीकार करते हैं, लेकिन तत्व मीमांसी, ज्ञान मीमांसी दृष्टि एक दूसरे से अलग मत रखते हैं। आप अनुभववाद में देख लें, लाक का खंडन बर्कले करता है, लाक और बर्कले दोनों खंडन ह्यूम करता है। बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों से असहमत कांट व्यक्त करता है। कांट का खंडन हेगल करते हैं। हेगल कहते हैं कि रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल, लेकिन ब्रैडले उसी परंपरा में है, लेकिन कहते हैं कि रियल और रैशनल एक नहीं, थॉट और रियलिटी में भेद करते हैं। फिर कंटेम्प्रोरी फिलॉसफी जब आती है तो खासतौर तार्किक भाववादी, तार्किक परमाणुवादी, अस्तित्ववादी, ये सब पूरी परंपरा खंडन कर देते हैं। यहाँ तक कि तार्किक भाववादी ये कहते हैं कि विगत 2500 वर्षों का थेलीस से लेकर के प्लेटो और अरस्तु के समय तक का दर्शन, कांट तक का दर्शन गुमराह है। दर्शन तो एनालिसिस है, फिलॉसफी इज एनालिसिस। दे आइडेंटिफाइड फिलॉसफी विद एनालिसिस। कहते हैं दर्शन विश्लेषण है, विश्लेषण ही दर्शन है। तार्किक परमाणुवादी आते हैं, वो तार्किक भाववाद से भी सहमत नहीं। हम एक परंपरा को बता रहे हैं, इन पर अलग से जब हम एक एक करके सबकी चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे कि सबको फिर अलग अलग उनकी चर्चा करें, लेकिन यहाँ एक सैंपल के तौर पर आपको बता रहे हैं कैसे उनका दर्शन, खंडन मंडन की जो प्रवृत्ति भारत में एक संप्रदाय की दूसरे संप्रदाय के प्रति है, वही प्रवृत्ति वहाँ एक दार्शनिक की दूसरे दार्शनिक के प्रति। इसलिए पश्चिम का दर्शन व्यक्तिवादी है, व्यष्टिवादी है। वो अपनी परंपरा पर उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना अपने विचारों की मौलिकता पर ध्यान देते हैं। वे किसी परंपरा की स्थिरता के पक्षधर, हिमायती नहीं, अपनी मौलिकता पर ध्यान देते हैं। भारत में स्थिति से भिन्न है। भारतीय दार्शनिक संप्रदायों की परंपरा समष्टिवादी है, परंपरावादी है। जैसे वेदांत की एक परंपरा है, बौद्धों की अलग परंपरा है, जैनियों की अलग परंपरा है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है, वेदांत है। तो ये एक दूसरे खंडन मंडन करते हैं। एक संप्रदाय के अंतर्गत एक दूसरे के मतों का मतभेद होने पर भी वो खंडन, जिसे मीमांसक
में कुमारिल भट्ट और प्रभाकर में, मुरारी मिश्र में मतभेद है, लेकिन मीमांसक कर्मकांडवादी हैं, वो अद्वैत वेदांत का खंडन करेंगे, वह नैयायिकों को खंडन करेंगे, प्रामाणिक को लेकर के, अन्य चीज़ों को लेकर के। न्याय और मीमांसा में स्वतः प्रामाण्यवाद, परता प्रामाण्यवाद को लेकर विवाद है, तो वहाँ संप्रदायगत है। इसलिए हमने कहा कि वो परंपरावादी है, अपनी परंपरा की स्थिरता को महत्व देते हैं। जैसे वेदांती हैं तो वेदांत का समर्थन करेंगे, और भारत में दर्शन एक जीवन पद्धति है। आप जो, हम लोग तो अध्यापक हैं, लेकिन जो वास्तविक मठाधीश हैं, शंकराचार्य हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, मठों में मंदिरों में रहते हैं, उनका, या बौद्धों को देख लीजिए, उनकी वेशभूषा उनके जीवन में, जीवन दर्शन में प्रतिबिंबित होती है, रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए हमने कहा कि पश्चिम के दर्शन में परंपरा की स्थिरता पर, समष्टि पर, समष्टिगत चिंतन पर उतना बल नहीं है जितना कि अपनी मौलिकता पर है, अपने निजी चिंतन पर है। इसलिए उनका दृष्टिकोण व्यष्टिपरक है और हमारा दृष्टिकोण समष्टिपरक, भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण समष्टिपरक है। पश्चिम का दर्शन विज्ञान से विशेष रूप से प्रभावित है। वेस्टर्न फिलॉसफी के में प्रत्येक दर्शन विज्ञान के लिए प्रेरणा है और प्रत्येक विज्ञान दर्शन के लिए प्रेरणा है। आप देखें, पश्चिमी दर्शन यूक्लिड की ज्यामिति, न्यूटन की फिजिक्स और डार्विन के विकासवाद से प्रभावित है। आप कांट का देश और काल का कंसेप्ट देखें, वो न्यूटनियन फिजिक्स से प्रभावित है। सैमुअल अलेक्जेंडर, लेस्ली स्टीफन, हर्बर्ट स्पेंसर का नीति शास्त्र देखें, वो डार्विन के विकासवाद से प्रभावित है। यद्यप हम ये नहीं कह सकते हैं पूरी तरह से कि पश्चिम का दर्शन धर्म से प्रभावित नहीं है, धर्म से प्रभावित है, लेकिन वो विज्ञान के ज़्यादा नहीं कहते हैं, मेडिवल पीरियड को छोड़ करके। आप देखें, पाइथागोरस का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। पाइथागोरस आर्फिक संप्रदाय से प्रभावित थे। आर्फिक संप्रदाय प्राचीन ग्रीक का एक धार्मिक संप्रदाय था जो आत्मा के आवागमन सिद्धांत को मानता था, ट्रांसमिग्रेशन थियरी ऑफ सोल। तो पाइथागोरस से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने सृष्टि के विकास में ऑड और इवन नंबर की बात किया, सम और विषम चीज़ों की बात किया, द्वैतवादी। मेडुअल पीरियड का दर्शन ईसाई धर्म से प्रभावित, ईसाई धर्म से विशेष रूप से प्रभावित है मध्यकालीन दर्शन। इसलिए कुछ विचारकों ने उसे दर्शन के अंधकार का युग कहा। कुछ पश्चिम के लोगों ने कहा कि डार्क पीरियड ऑफ फिलॉसफी, जहां तर्क की उपेक्षा की जाए, वैज्ञानिक चिंतन की उपेक्षा की जाए, केवल धर्म के, धर्म ग्रंथों के दायरे में रहकर चिंतन किया जाए, वो दार्शनिक चिंतन के लिए स्वस्थ नहीं होता है। क्योंकि दर्शन के लिए इंटेलेक्चुअल टॉलरेंस और सेल्फ क्रिटिसिज्म, आत्म आलोचन और बौद्धिक सहिष्णुता, सहनशीलता, ये दार्शनिक चिंतन के लिए, स्वस्थ मानसिकता के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, जो मेडिवल पीरियड में नहीं था। वहाँ भी अनेक दार्शनिकों को बाइबल की मान्यताओं के विपरीत चिंतन के कारण दंडित किया गया, जिस पर इतिहास में ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे, केवल प्रवृत्ति मूलक अंतर बता रहे हैं। लेकिन मॉडर्न पीरियड में डेकार्ट से लेकर उसके बाद की जो परंपरा आई, वो धर्म से भले प्रभावित हो। डेकार्ट और भी ईसाई धर्म का प्रभाव है, इसलिए कुछ लोगों ने कहा डेकार्ट का ईश्वर धर्म का ईश्वर है, लेकिन स्पिनोजा इन सब को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता धर्म के ईश्वर। तो वहाँ कुछ दार्शनिक धर्म से प्रभावित होते हुए भी बाइबल का सहारा नहीं लेते, जैसे डेकार्ट, लाइबनीज। स्पिनोजा बिल्कुल प्रभावित नहीं है धर्म से। तो पूरी परंपरा वहाँ की विज्ञान से प्रभावित है, आप जिसको भी देखेंगे। लेकिन विज्ञान से प्रभावित होने का तात्पर्य कदाप नहीं को अंतर्मुखी नहीं है, या वो लोकोत्तर जगत को नहीं मानते। लोकोत्तर जगत को मानते हुए इसको, जैसे अपीयरेंस और रियलिटी का भेद कांट में भी है, फेनोमेना न्यूमेना ब्रैडले में है, लेकिन वो कहते हैं कि न्यूमेना हमारे लिए अज्ञेय है
फेनोमेना को मिथ्या नहीं कहते हैं। कांट कहते हैं कि हमारा प्रामाणिक ज्ञान केवल व्यवहारिक जगत का ही हो सकता है। ब्रैडले कहते हैं कि आभास, हम आभास को इसलिए मानते हैं इसको हम कि अपूर्ण है, इसके स्वरूप पर विचार करने से, आभास के स्वरूप पर विचार करने से हमारी बुद्धि अंतर विरोधों में फंस जाती है, उलझ जाती है। इसलिए वो रियलिटी मतलब सत्य उसे कहते हैं जिसके स्वरूप पर विचार करने से किसी प्रकार का अंतर विरोध पैदा न हो, एक तार्किक संभावना है। तो ये मैंने बताना चाहा कि पश्चिम और भारत के दर्शन में ये अंतर है। भारत में दर्शन मोक्ष शास्त्र, योग शास्त्र, ज्योतिष के ज़्यादा निकट रहा, विज्ञान के उतना निकट नहीं है, क्योंकि मानते हैं वैज्ञानिक चिंतन, व्यवहारिक चिंतन ये अपरा विद्या है, ये लौकिक अभ्युदय के लिए है। हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो लौकिक अभ्युदय तक सीमित नहीं है, वो पारमार्थिक है, दुखों का समूल नाश है, आत्मचिंतन है, आत्मज्ञान है, मोक्ष है, कैवल्य है, मुक्ति है, दुखों का आत्यंतिक समन है। तो ये हमने बताया कि मौलिक अंतर है इन विधाओं में। आज तुलनात्मक दर्शन का युग है, अब तुलनात्मक दर्शन का समय है। अब पश्चिम के अनेक विचारक, आप जानते हैं कि आधुनिक युग में जब दोनों संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ तो पश्चिम के अनेक विचारक भारतीय विचारधारा से प्रभावित हैं। उपनिषदों जैसे मैक्स मूलर, R.E. ह्यूम, रॉबर्ट अर्नेस्ट ह्यूम जो 13 उपनिषदात नाम की बुक लिखा है, आर्थर थॉमसन, रोमा रोला, A.E. गफ, शोपेनहावर, पॉल डायसन, J.G. जेनिंग्स, गार्वे, हार्ट्जमैन, ओल्डनबर्ग, ओटो, ये सब उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, वेदांत की परंपरा से या बौद्धों की परंपरा से प्रभावित है। यद्यपि वो ईसाई धर्म को मानते हैं लेकिन वो भारतीय दर्शन की भी तारीफ करते हैं। उनसे हम सहमत हुआ, सहमत अलग मुद्दा है, लेकिन प्रभाव उनके ऊपर भी भारतीय दर्शन का है। इसी प्रकार हमारे भारत के अनेक विचारक मॉडर्न युग में, कम से कम मॉडर्न पीरियड में, पश्चिम से किसी न किसी प्रभावित, राधा कृष्णन, और तुलनात्मक अध्ययन हुआ प्रोफेसर रमाकांत त्रिपाठी जिन्होंने स्पिनोजा और शंकर का तुलनात्मक अध्ययन किया है, और नंद किशोर देवराज, शिवजीवन भट्टाचार्य, अभिनंदन श्रीवास्तव, संगमलाल पांडे, P.T. राजू, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो पश्चिम की, केसी भट्टाचार्य जो पश्चिम की प्रणाली से प्रभावित हुए, भारतीय परंपरा को मानते हुए भी वो पश्चिम को मानते हैं। भारत में जो कंटेम्प्रोरी फिलॉसफी आई उसका प्रभाव भी कुछ पश्चिम से रहा, लेकिन अपने क्लासिकल वेदांत से प्रभावित रहे हैं। तो हम बहुत डिटेल में इनकी चर्चा नहीं करेंगे। आज हमारा केवल उद्देश्य संक्षेप में बताना था कि पश्चिम के दार्शनिकों में और भारतीय दार्शनिक परंपराओं में क्या अंतर है, उनकी मूलभूत ते प्रणालीगत अंतर की हमने चर्चा किया, और क्रमशः हम इस पर आगे पश्चिम के दर्शन के बारे में कुछ और आगे अन्य वीडियो पर चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी लोगों के प्रति यह शुभकामना व्यक्त करते हैं कि अपने दर्शन के साथ साथ पाश्चात्य दर्शन, अमेरिकी दर्शन, यूरोप और इंग्लैंड के दर्शन, जर्मन दर्शन का भी यथोचित अध्ययन अवश्य करना चाहिए, ताकि हम समझते रहें कि हम कहाँ पर हैं और वो कहाँ पर हैं। धन्यवाद।